हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कालीन अर्थव्यवस्था के अगले खंड में देखते हैं व्यापार और वाणिज्य के बारे में। अभी तक हम लोगों ने इसके अनेक पहलुओं को देखा, जिसमें भवन निर्माण से संबंधित, जलाशय से संबंधित, स्टेडियम से संबंधित, बंदरगाह से संबंधित और सामाजिक व्यवस्था, वेशभूषा वगैरह, अर्थव्यवस्था में भी कृषि, पशुपालन और उद्योग की बात देखी। अब आगे देखते हैं व्यापार के बारे में। मनुष्य जब से थोड़ा भी समझने लगा है, व्यापार निश्चित तौर पे करना चालू कर दिया। चाहे वो एक सामान देकर दूसरा सामान खरीदने की बात हो, या पैसा दे करके, रुपया दे करके, या कुछ भी उसके बदले में कुछ दे करके कुछ लेने का काम बहुत दिनों से चलता रहा। हड़प्पा सभ्यता की जब बात करते हैं तो जैसे सामान्य तौर पर व्यापार के दो माध्यम होते हैं, या दो तरीके हैं, या दो क्षेत्र हैं। क्षेत्र के हिसाब से देखें तो एक तो है आंतरिक व्यापार, दूसरा बाह्य व्यापार। आंतरिक देश के अंदर व्यापार और बाह्य देश से बाहर व्यापार। अब देश के अंदर के व्यापार की अगर बात करें तो कच्चा माल कहीं से प्राप्त करते थे और उसे सामग्री तैयार करके अलग बेचते थे। तो आंतरिक व्यापार चल रहा था। इसमें उद्योग से संबंधित, अभी जो इससे पहले वीडियो में देखा था, जितने तरह के चीज़ें बनाई गई, उन सब का आंतरिक व्यापार होता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, रोजडी, बनावली, इन सब जगहों पर देखें तो लगभग एक जैसी वस्तुएं मिलती हैं। अब उसमें चाहे वो मिट्टी के बने हुए बर्तन हों, सुंदर मूर्तियां हों, या औजार हथियार हों, जैसे उस्तुरे, छेनी, चाकू, तीर, बाणाग्र, भाले, कुल्हाड़ी, मछली का पकड़ने के कांटे, आरियां, तलवारें, ये सब बनाए तो एक जगह जाते थे, या कुछ जगहों पर ही बनाए जाते थे। उनको दूसरी जगहों तक पहुंचाया गया। बिना उसके व्यापार के काम नहीं हो सकता था। जैसे सूती उद्योग की हम बात करें तो कहीं कृषि में हमारे पास कपास की खेती हुई, उसको तकली से धागे बनाए गए, फिर उसके कपड़े बुन करके पहुंचाया गया और अलग अलग जगहों पर गया। रंगरेजों के पास पहुंचा, उन्होंने उसे रंगा। कढ़ाई करने वालों के पास गया तो उन्होंने कढ़ाई की। इसी तरह से मुहरें देखें, मिट्टी, धातु, पत्थर के मुहरें बनी अलग अलग स्थानों से। इस समय मनके बने और मनकों का भी व्यापार चला। लोथल और चहुंदड़ों में पूरी कार्यशाला मिलती है मनका बनाने का।
स्वाभाविक है, वो अपने लिए ही इतना सारा नहीं बनाएंगे, बेचेंगे। सोने, चांदी, तांबे, स्टील, घड़ी, चीनी मिट्टी, कम कीमत वाली पत्थरें, हर तरह की चीज़ें, उन सब से तरह तरह की चीज़ें बनाई गई। मनके बनाए गए, आभूषण बनाए गए, बर्तन बनाए गए, मूर्तियाँ बनाई गई। इस तरह के न जाने कितनी चीज़ों का उत्पादन हुआ। तो आंतरिक व्यापार तो होना ही था। और आंतरिक व्यापार में किसी व्यापार को उतना नहीं हम महत्व दे सकते जितना कि कृषि को, क्योंकि शहरों का अस्तित्व कृषि पर निर्भर करता है, सरप्लस प्रोडक्शन पर। शहर में भोजन के लिए उन्हें अनाज की ज़रूरत पड़ती है और वो खेत से ही आता है। उन्हें दाल से संबंधित, तिलहन से संबंधित, उन्हें गेहूं जौ से संबंधित, खाद्यान्न से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वह सब कृषि उत्पाद हैं और उन्हें विनिमय द्वारा ही लाया गया होगा। नगर और व्यापारिक केंद्रों पर पहुँचे होंगे, फिर वहाँ से उनका वितरण हुआ होगा। तो आंतरिक व्यापार इस रूप में चला होगा। राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत, सिंध, बलूचिस्तान, इन सब जगह से आंतरिक व्यापार होता था। इन सब क्षेत्रों से तरह तरह की चीज़ें बुलाई जाती थी। अब राजस्थान में देखें तो खेतड़ी से तांबे का उत्पादन होता था और वो हड़प्पा सभ्यता में पहुंचता था और खेतड़ी से वहाँ पहुँच करके उसके सामान बनाए जाते थे, तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती थी। सोने की बात करें तो सोना, कोलार माइन, गुजरात, कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक से सोना आता था, कोलार से, दक्षिण भारत से। गुजरात की बात करें तो जैसे अभी चर्चा किया, मनकों का व्यापार, वहाँ मनके खूब बनते थे। वह भी एक जगह नहीं रहे होंगे, पूरे भारत में फैले हैं। सिंध, बलूचिस्तान में हम देखें, उस क्षेत्र में भी तरह तरह की वस्तुएं हैं। तो एक जगह नहीं बल्कि हर जगह कुछ न कुछ उत्पादन की विशिष्टता थी और उन्हीं उत्पादों को लेकर के वे दूसरी जगह जाते थे और निश्चित तौर पर व्यापार करते थे। अब इस व्यापार करने में तरह तरह के क्रम भी चले होंगे। पशुओं के भी व्यापार हुए होंगे, क्योंकि पशु उस समय भार वाहन के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे थे। तो पशुओं का व्यापार होना स्वाभाविक है, अति स्वाभाविक है। फिर पशुओं के अलावा पक्षियों का भी व्यापार हुआ होगा, अनेक जीव जंतुओं का व्यापार हुआ होगा। वो भी एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे होंगे। हर जगह पर्याप्त मात्रा में, जैसे मछली नहीं हो सकती तो वो भी यहाँ से वहाँ गई हो। इसी तरह से तरह तरह के पत्थर जो इधर से उधर गए। तो आंतरिक व्यापार में तरह तरह की चीज़ों का प्रयोग किया गया और उनमें चूँकि बैलगाड़ी का प्रमाण मिल गया है, बरावड़ी से हल का प्रमाण मिल गया है, खेतड़ी से तांबे का प्रमाण मिल गया है, कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिल गया है। ये सब प्रमाण अपने आप में ये भी बताते हैं कि आपस में इनका व्यापार होता था। कुछ न कुछ ये देते थे, कुछ उनसे मंगाते थे। और आंतरिक व्यापार के लिए पैदल रास्ते रहे, हो सकता है कुछ नदियों का भी प्रयोग किया हो, नाव का भी प्रयोग किया हो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब नदियों के तट पर बसे हुए हैं। तो सिंधु सरस्वती की नदी के तट पर बसे हुए नगर हैं। तो इन नगरों का संबंध इन नदियों से केवल जल प्राप्त करके उनसे खेती करने या पीने के लिए ही नहीं काम में लाया होगा। संभव है कि उनके नाव भी रहे हों, जैसे कि मोहरों पे नाव के चित्र दिखाई देते हैं, और छोटी नाव, बड़ी नाव हर तरह की रही होंगी जो व्यापार में प्रयुक्त की गई होगी। तो पैदल भी व्यापार कर लिए, जल से भी व्यापार कर लिए, पशुओं से व्यापार कर लिए, बैलगाड़ी जैसी व्यवस्था रही होगी, उनसे भी व्यापार किए होंगे। तो इस तरह आंतरिक व्यापार के बहुत सारे साधन थे
और उन साधनों का भरपूर उपयोग किया गया होगा। अब बात करें बाह्य व्यापार की, तो बाह्य व्यापार में जैसे हम देखते हैं दूसरे देशों से हमारा व्यापार, हम उस व्यापार के रूप में अगर देखते हैं तो उसमें अफ़गानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया ये प्रमुख स्थान दिखाई देते हैं। तांबे का तो खेतड़ी मैंने बता दिया, सोने के लिए मैसूर से आता ही था। ईरान से चांदी मंगाई जाती थी, ईरान और अफ़गानिस्तान से, ऐसा विद्वानों का अनुमान है, क्योंकि ये चांदी की क्वालिटी उसी तरह की है जैसा वहाँ मिलता है। इसी तरह से कई बहुमूल्य पत्थर भी बाहर से आते थे, जैसे नीलम महाराष्ट्र से, संगमरमर राजस्थान से, श्वेत वर्णी स्फटिक और इंद्रगोप सौराष्ट्र और पश्चिम भारत से। सिंधु सभ्यता के लोगों का, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया के लोगों से भी संपर्क रहा होगा, ऐसा पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं। मेसोपोटामिया के जो शहर हैं वहाँ से लगभग 2 दर्जन, लगभग 24 मुहरें प्राप्त हुई हैं। अब ये मुहरें वहाँ कैसे पहुँची जो भारत की हैं, भारत की हड़प्पा सभ्यता की हैं, तो यह निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता, हड़प्पा के व्यापारी जाते थे और वहाँ अपनी बस्ती बना लिया था। मेसोपोटामिया का एक अभिलेख है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, कभी इस पर एक टिप्पणी के लिए भी प्रश्न आता है। मेसोपोटामिया के शिलापट्टिका जो मिलती है वहाँ दिलमन, मगन, मेलुहा 3 स्थानों की चर्चा मिलती है। कौन कौन से स्थान हैं फिर से सुन लें। दिलमन, मगन और मेलुहा, ये उस मेसोपोटामिया के अभिलेख में है जहाँ से इन लोगों के व्यापारिक संबंध थे। इसमें मेलुहा शब्द जो प्रयोग हुआ है, मेलुहा को भारत मानते हैं। पश्चिम एशिया के जो देश थे वहाँ के साथ व्यापार का एक स्पष्ट प्रमाण लोथल से भी है। यहाँ से भी विदेशी बटन की तरह की मुहर मिलती है, गोलाकार, जो माना जा रहा है कि ये पश्चिमी देशों की हैं। तो हमारे देश हड़प्पा की मुहरें मेलुहा से प्राप्त हों और वहाँ की यहाँ प्राप्त हों, ऐसे ही कुछ मुहरें हैं जो बहरीन द्वीप और फारस की खाड़ी और अन्य स्थलों से प्राप्त हुई हैं। मेसोपोटामिया के नगरों में भी विशेष करके उर नामक नगर है, उर, ध्यान रखेंगे, उर से विशेष रूप से व्यापारिक संबंध थे। बहरीन और फारस की खाड़ी के जो अन्य स्थल हैं मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों में, उनके मध्य सामुद्रिक और व्यापारिक संपर्क रहे होंगे, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। मेसोपोटामिया की तरह ही हड़प्पा सभ्यता में भी व्यापार के लिए जो वस्तु विनिमय की प्रणाली का उपयोग किया जाता था, ऐसा लगता है अभी तक खुदाई से सिक्कों के अस्तित्व नहीं आए हैं। इससे लगता है कि आपस में अदला बदली वाला सिस्टम रहा हो। बहुत सारी संख्या में, हजारों की संख्या में हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों से मुहरें मिली हैं। उनका उपयोग आजकल माना जा रहा है कि शायद पार्सल जैसे करते हैं और मुहर लगा देते हैं, उस समय भी रहा हो कि अपने सामान के ऊपर मुहर लगा करके उसको सील करते रहे होंगे, जो कहते हैं सील बंद कर दिया, तो मुहर लगा देते रहे होंगे, ऐसा माना जा सकता है। मुहर के अलावा मुहरों की छापें भी मिलती हैं, जहाँ मूल मुहर के अलावा उनकी प्रतिछाप भी मिलती है। इनसे भी लगता है कि उन लोगों के अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान थे और वे अपने प्रतिष्ठान की पहचान बनाने के लिए इनका उपयोग करते थे और व्यापार करते रहे होंगे। अब हम बात करें इस समय बाट माप की। नाप तौल की भी एक प्रक्रिया रही और ऐसा माना जाता है कि निश्चित तौर पर बाट माप वहाँ थे।
जिनकी हम देखते हैं तो जो बाट मिलते हैं वे डबल होते चले जाते हैं। जैसे 1 बाट है तो 1 ग्राम का अगर मान लेते हैं तो दूसरा 2 ग्राम का, तीसरा 4 ग्राम का, पाँचवा चौथा 8 ग्राम, फिर 16, यानी 1 2 4 8 16 32 64, 64 के बाद 160 और 120 320, 160 320 के अनुपात में बाट प्राप्त होते हैं। कैसे अनुपात हैं? 1 से लेकर के हम 64 तक आते हैं। 1 2 4 8 16 32 64। इसके बाद 64 के बाद सीधा 160 और फिर उसका डबल 320। तो ये तौल की इकाई 16 के अनुपात में दिखाई पड़ती है। और जैसे हमारे यहाँ पहले भी 16 माना जाता था, 16 आना चलता था, वैसे शायद ये रहा हो। 16 के अनुपात में तौलने की परंपरा जो चलती रही अभी तक। कपड़े नापने के भी, या कोई चीज़ ज़मीन नापना हो या कुछ भी नापना हो, इस तरह की स्केल भी दिखाई देती है। तो ये स्केल से हम समझ सकते हैं कि इनके बाट माप की व्यवस्था रही होगी। तो इतने सारे प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का व्यापार बहुत उन्नत था। विदेश व्यापार भी उनका अच्छा रहा होगा। बड़ी बड़ी नावों के चित्र दिखाई देते हैं मोहरों पे, और हमारे पास लोथल बंदरगाह है, और बाहर की मोहरें यहाँ और यहाँ की मोहरें वहाँ प्राप्त होती हैं। तथा फिर से मैं रिपीट करूँ कि मेसोपोटामिया सभ्यता में जो शिलापट्ट मिला है और उसमें जो मेलुहा का उल्लेख है वो भारत के लिए किया गया है। तो वहाँ ये बात भी कह दी जाती है। तो समझ में आता है कि भारत से बाह्य व्यापार, आंतरिक व्यापार हर तरह की समृद्ध रहे, और बाट माप की व्यवस्था होने से व्यापार में एक रूपता रही होगी। आज इतना ही इस वीडियो में। आगे दूसरे वीडियो में फिर दूसरी चर्चाएं करते हैं। धन्यवाद।